Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. First article is about goods export surge. First point, India's merchandise exports registered a strong 19.6% year-on-year rise in July 2026, reaching around $44.2 billion despite continuing tension in West Asia. तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को फिज़िकल गुड्स या प्रोडक्ट्स को सेल करना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, मशीनरी हो गए। तो जुलाई 2026 में इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 19.6% ईयर ऑन ईयर, इसका मतलब है कि करेंट पीरियड की परफॉर्मेंस को सेम पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना, तो ये बढ़कर अराउंड $44.2 बिलियन हो गई है। और अगर जुलाई 2025 में एक्सपोर्ट्स $37 बिलियन थे और जुलाई 2026 में $44.2 बिलियन हो गए हैं, तो ये सिग्निफिकेंट हमारी ग्रोथ हुई है। तो ये ग्रोथ ऐसे टाइम पर हुई है जब वेस्ट एशिया में टेंशन्स चल रहे थे, और इसका मतलब है कि जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन के बावजूद भी इंडियन एक्सपोर्ट्स ने रेजिलियंस दिखाई है, शो की है। सेकेंड पॉइंट, इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स टू वेस्ट एशिया ऑल्सो इम्प्रूव्ड, शोइंग दैट रीजनल डिस्ट्रप्शन डिड नॉट कम्प्लीटली डिरेल इंडियाज़ ट्रेड फ्लोज। वेस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और रीजनल डिस्ट्रप्शन के बावजूद इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू वेस्ट एशिया इम्प्रूव हुए हैं, और इसका इम्पॉर्टेंट इम्प्लिकेशन ये है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स का इफ़ेक्ट इंडिया ट्रेड पर कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं रहा है, और इंडिया ने अपने ट्रेड फ्लोज को मेंटेन करने के लिए ऑल्टरनेटिव रूट्स, पोर्ट्स और मार्केट का यूज़ किया है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आता है कि ट्रेड रेजिलियंस जो इज इक्वल्स टू डिस्ट्रप्शन के बावजूद भी ट्रेड को कंटिन्यू करने की एबिलिटी। मतलब इंडिया के लिए वेस्ट एशिया इम्पॉर्टेंट है बिकॉज रीज़न इंडिया के लाइक एनर्जी इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, शिपिंग रूट्स, रेमिटेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, द रिकवरी हैज़ बीन सपोर्टेड बाय डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट destinations and using alternative ports and shipping routes when required. Diversifying export destinations help India. मतलब एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब समझेंगे तो सिर्फ कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट ना रहकर मल्टीपल कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना। और अगर इंडिया का एक्सपोर्ट मेनली एक ही मार्केट पर डिपेंडेंट हो और उस कंट्री में रेजिस्टेंस, वॉर या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स स्ट्रांगली इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया के पास मल्टीपल एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन है, तो एक मार्केट में प्रॉब्लम होने पर दूसरे मार्केट कंपनसेट कर सकते हैं। और अल्टरनेटिव पोर्ट्स एंड शिपिंग रूट्स का भी इसमें मेंशन है। तो मतलब अगर किसी पर्टिकुलर रूट्स में डिस्ट्रप्शन हो तो एक्सपोर्टर्स क्या ऑल्टरनेट पोर्ट्स, ऑल्टरनेट शिपिंग रूट्स, डिफरेंट ट्रेड कॉरिडोर्स का यूज़ कर सकते हैं, और ये इंडिया की सप्लाई चेन रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करता है। फोर्थ पॉइंट, इंडिया इज़ विटनेसिंग बेटर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस अक्रॉस मार्केट्स सच एज चाइना, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, ऑस्ट्रिया एंड मलेशिया, इंडिकेटिंग अ ब्रॉडर जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ट्रेड। चाइना, सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, ऑस्ट्रिया और मलेशिया जैसे मार्केट्स इसमें मेंशन है। तो इसका ब्रॉडर मीनिंग है कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स ग्रोथ जियोग्राफिकली डाइवर्स्ड हो रही है, यानी इंडिया सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो अगर एक्सपोर्ट्स मल्टीपल जियोग्राफिकल रीजन में स्प्रेड हैं तो वन मार्केट रिस्क क्या होगी? ओवरऑल ट्रेड रेजिलियंस। फॉर एग्जांपल, अगर एक रीजन में डिमांड वीक हो जाती है ना, तो दूसरे रीजन्स में स्ट्रॉन्गर डिमांड ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकती है। तो ये इंडिया की ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पॉर्टेंट है। 5 पॉइंट, African markets are also emerging as an important growth area with stronger exports reported to countries regions including Kenya, South Africa and
टनेजिया। अफ्रीकन मार्केट्स इंडिया के लिए एक इमर्जिंग ग्रोथ एरिया बन रहे हैं, स्पेशली केन्या, साउथ अफ्रीका, टनेजिया जैसे मार्केट में स्ट्रॉन्गर इंडियन एक्सपोर्ट्स रिपोर्ट्स हुए हैं। अफ्रीका इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है बिकॉज लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, हेल्थ केयर डिमांड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स में ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। टनेजिया को नोटेबल पॉजिटिव मार्केट के एक रूप में हाईलाइट किया गया है। मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट्स को टू टनेजिया में पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है। तो अगर हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन, साउथ कॉर्पोरेशन, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और इमर्जिंग मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में भी ये इम्पॉर्टेंट है। 7th point, merchandise exports also increased significantly, reaching about $76.2 billion in July, growing around 17.4% year on year. एक्सपोर्ट्स के साथ इंपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। जुलाई में मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स अराउंड $76.2 बिलियन रहे हैं विथ अराउंड 17.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना ज़रूरी है क्या कि एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू इंडिया दूसरे कंट्रीज़ को गुड्स सेल करता है और इंपोर्ट जो है वो इंडिया दूसरे कंट्रीज से गुड्स परचेज़ करता है। तो इंडिया की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट से कंसिडरेबली हायर हैं। 8th point, since imports are still much higher than exports, India's merchandise trade deficit widened to nearly $32 billion in July. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। ट्रेड बैलेंस जो है वो इज इक्वल्स टू होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और अगर एक्सपोर्ट्स जो है वो ग्रेटर देन हो जाए इंपोर्ट्स तो ट्रेड सरप्लस होता है, और अगर इंपोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स तो ट्रेड डेफिशिएट होता है। तो यहाँ इंपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली $76.2 बिलियन और एक्सपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 44.2 बिलियन है, 44.2 बिलियन डॉलर है। डिफरेंस क्या है रफली अगर देखें तो $76.2 बिलियन माइनस $44.2 बिलियन इज इक्वल्स टू $32 बिलियन। इसलिए मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट नियरली $32 बिलियन हो गया है। और इसका मतलब क्या है कि इंडिया ने गुड्स एक्सपोर्ट से जितना अर्न किया है उससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा वैल्यू के गुड्स इंपोर्ट किए हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रेड डेफिसिट ऑटोमेटिकली बैड नहीं होता। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इंपोर्ट्स की नेचर हमें देखनी होती है। अगर इंपोर्ट्स में कैपिटल गुड्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिव इनपुट्स हैं तो फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। 9th point, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैव बीन अमंग द इम्पॉर्टेंट ड्राइवर्स सपोर्टिंग इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ। जैसे ऊपर बताया था कि इंडिया की एक्सपोर्ट ग्रोथ को कुछ मेजर सेक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक इंजीनियरिंग गुड्स, इसमें मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स एक्सेट्रा जैसे प्रोडक्ट्स ब्रॉडली इंक्लूड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट सेक्टर इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट हो रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इंडिया रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करता है। तो इन सेक्टर्स की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ग्रोथ को पुश कर सकती है, और ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस से कनेक्ट होता है। लास्ट पॉइंट, यूपीएससी रिलेवेंस। द आर्टिकल कनेक्ट्स विद द India's balance of payments, which is BOP, current account, merchandise trade deficit, export diversification, and external sector resilience. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो ये एक कंट्री के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच एक गिवन पीरियड में होने वाले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का सिस्टम रिकॉर्ड है। इसमें ब्रॉडली करंट अकाउंट, कैपिटल या फाइनेंशियल अकाउंट कंपोनेंट्स होते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट में मेनली गुड, ट्रेड, सर्विस, इनकम ट्रांसफ़र जैसे ट्रांजैक्शन कैप्चर होते हैं, और गुड, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करंट अकाउंट का
पार्ट है। मर्चेंडाइज ट्रेड क्या होता है, तो ये गुड्स का इंटरनेशनल ट्रेड है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स मिलकर मर्चेंडाइज ट्रेड को फॉर्म करते हैं। और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन होते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स से, मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स इज़ ग्रेटर देन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, तो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिशिएट होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इंडिया मल्टीपल कंट्रीज़ रीजन्स प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट्स एक्सपैंड कर रहा है, इसी से किसी सिग्नल मार्केट या प्रोडक्ट पर एक्सेसिव डिपेंडेंस रिड्यूस हो सकती है। और एक्सटर्नल सेक्टर रेजिलियंस क्या होता है, तो एक्सटर्नल सेक्टर रेजिलियंस का मतलब है कि ग्लोबल शॉक्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन या वीक इंटरनेशनल डिमांड के बावजूद इकॉनमी अपने एक्सटर्नल ट्रेड को रिलेटिवली स्टेबल रख सके। और इंडिया के केस में डाइवर्सिफाइज मार्केट प्लस ऑल्टरनेटिव रूट्स प्लस मल्टीपल एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो ग्रेटर रेजिलियंस हो सके। Next article is Europe's AI rules. First point, India is considering a separate legal framework for artificial intelligence to regulate the technology and its growing application. इंडिया AI को रेगुलेट करने के लिए एक सेपरेट लीगल फ्रेमवर्क कंसिडर कर रहा है। इसका सिंपल मीनिंग कि AI का यूज़ रैपिडली बढ़ रहा है, जैसे चैटबॉट्स, जनरेटिव AI, फेशियल रिकग्निशन, AI बेस्ड रिक्रूटमेंट, हेल्थ केयर डायग्नोसिस, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विस। AI के बेनिफिट्स के साथ रिस्क भी है। फॉर एग्जांपल AI किसी पर्सन को लोन देने से मना करता है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या AI का डिसीज़न फेयर था, क्या उसमें बायस या डिस्क्रिमिनेशन था, क्या सिटीज़न को पता है कि डिसीज़न AI ने लिया, क्या उस डिसीज़न को चैलेंज करने का मैकेनिज़्म है। तो इसीलिए इंडिया को इवेंचुअली ऐसे रूल्स की ज़रूरत हो सकती है जो डिटरमाइन करे कि AI को कहाँ यूज़ किया जा सके और किस सिचुएशन में रिस्ट्रिक्शंस होंगी और AI सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंडिया में सेपरेट कॉम्प्रिहेंसिव AI लॉ को ऑलरेडी इनेक्टेड लॉ समझना गलत होगा। इमेज का वर्डिंग कंसिडरिंग है, यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर कंसिडरेशन डिस्कशन की बात हो रही है इसमें। सेकेंड पॉइंट, द EU AI Act which entered into force in 2024 became broadly applicable from 2 August 2026, increasing compliance requirements for companies operating in or serving the European markets. यूरोपियन यूनियन ने EU AI एक्ट के थ्रू AI रेगुलेशन के लिए एक फॉर्मल लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया है। एंटर्ड इनटू फोर्स का मतलब होता है कि लॉ ऑफिशियली लीगली इफेक्टिव फ्रेमवर्क का पार्ट बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हर रूल इमिडिएटली हर AI सिस्टम पर अप्लाई हो गया है। AI एक्ट को डिफरेंट प्रोविजंस के लिए फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच के साथ में अप्लाई किया जा रहा है और स्पेसिफिकली बताती है कि 2 अगस्त 2026 से ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी आई है, जिससे कंपनीज़ की कंप्लायंस ऑब्लिगेशन सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। कंप्लायंस का मतलब कंपनी को इंश्योर करना पड़ सकता है कि उसका AI सिस्टम एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता हो। फॉर एग्जांपल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क असेसमेंट, ट्रांसपेरेंसी, टेस्टिंग, ह्यूमन ओवरसाइट, रिकॉर्ड कीपिंग, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। और इंडियन कंपनीज़ के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो सपोज़ एक इंडिया कंपनी AI सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है, और उसको यूरोपियन मार्केट्स में सेल या प्रोवाइड करती है, तो सिर्फ ये कह देना इनफ नहीं है कि कंपनी इंडिया में बेस्ड है, देयरफॉर यूरोपियन रूल्स हम पर अप्लाई नहीं होंगे। अगर एक्टिविटी EU रेगुलेटरी स्कोप में आती है तो यूरोपियन रिक्वायरमेंट्स रेलेवेंट हो सकती है। और UPSC कॉन्सेप्ट में देखें तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट आइडिया समझाता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की जियोग्राफी ट्रेडिशनल बॉर्डर्स को चैलेंज करती है। मतलब कंपनी इंडिया में हो सकती है लेकिन प्रोडक्ट यूरोप में अवेलेबल, यूज़र्स यूरोप में, डेटा या AI सर्विस EU मार्केट में, तो देयरफॉर रेगुलेशन का क्रॉस बॉर्डर इम्पैक्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट, यूरोपियन फ्रेमवर्क फॉलोज अ रिस्क बेस्ड मॉडल, सर्टेन AI एप्लीकेशन आर प्रोहिबिटेड, हाई रिस्क सिस्टम फेस स्ट्रिक्टर रिक्वायरमेंट्स
while lower risk applications have comparatively lighter obligation. EU AI रेगुलेशन का बेसिक अप्रोच क्या है? तो हर AI सिस्टम को सेम लेवल पर रेगुलेट नहीं किया जाएगा। AI सिस्टम जितना ज़्यादा रिस्क क्रिएट करेगा उसके लिए उतना ही स्ट्रिक्ट रूल्स हो सकते हैं। रिस्क बेस्ड मॉडल्स को 3 ब्रॉड लेवल से समझेंगे हम लोग। तो पहला, प्रोहिबिटेड अनएक्सेप्टेबल रिस्क। कुछ AI प्रैक्टिसेस को EU फ्रेमवर्क प्रोहिबिट करता है बिकॉज दे आर कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल और सीरियसली हार्मफुल। सिंपल समझो तो सर्टेन AI यूजेस आर कंसिडर्ड टू डेंजरस और इनकम्पेटेबल विथ फंडामेंटल राइट्स। सेकेंड, हाई रिस्क AI। हाई रिस्क सिस्टम पर स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एग्जाम्पल एरियाज अगर हम समझेंगे तो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एसेंशियल सर्विस, सर्टेन लॉ इन्फोर्समेंट एप्लीकेशन, सर्टेन बायोमेट्रिक सिस्टम्स। ठीक है, तो अब इमेजिन करेंगे हम कि कंपनी AI से डिसाइड कर रही है कि कौन कैंडिडेट जॉब के लिए सुटेबल है। अगर AI बायस डेटा से ट्रेंड है तो पर्टिकुलर ग्रुप सिस्टमेटिकली रिजेक्ट हो सकते हैं और देयरफॉर इसका क्या रिजल्ट क्या निकलेगा? हाई रिस्क AI के लिए स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और पॉसिबल कंसर्न क्या बन जाते हैं कि बायस मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब अनफेयर डिसीजन और फंडामेंटल राइट इम्पैक्ट। इसलिए हाई रिस्क सिस्टम के लिए रिस्क मैनेजमेंट, डेटा गवर्नेंस, डॉक्यूमेंटेशन, मॉनिटरिंग, ह्यूमन ओवरसाइट्स, एक्यूरेसी एंड रोबस्टनेस जैसे रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड थर्ड, लोअर रिस्क AI मतलब लोअर रिस्क एप्लीकेशन जनरली कंपेरेटिवली लाइटर ऑब्लिगेशन फेस करता है। एग्जाम्पल, अ सिंपल AI टूल जो यूज़र को एंटरटेनमेंट रिकमेंडेशन देता है, उसका रिस्क ऑब्वियसली डिफरेंट है कंपेयर्ड विथ AI डिसाइडिंग समवन्स एम्प्लॉयमेंट योर एक्सेस टू एन एसेंशियल सर्विस। और इसका कोर प्रिंसिपल ये है कि हाई रिस्क इज इक्वल्स टू हायर रेगुलेटरी बर्डन। फोर्थ पॉइंट, for Indian AI and technology companies, the EU rules are important because their system or AI generated outputs can bring them within the scope of European requirements. ये पॉइंट इंडियन इकॉनमी एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सपोज इंडिया की एक AI कंपनी ने एक पावरफुल AI मॉडल डेवलप किया, कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, बट इंडियन कंपनी या AI प्रोडक्ट और यूरोपियन कस्टमर्स। अब यूरोपियन AI रेगुलेशन रिलेवेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट या प्रोवाइडेड deploy rule and whether the system falls within the act's scope। तो AI जनरेटेड आउटपुट्स क्या सिग्निफिकेंस है? तो आज AI सिर्फ सॉफ्टवेयर के फॉर्म में नहीं है ना। AI टेक्स्ट जनरेट करता है, इमेज जनरेट करता है, ऑडियो जनरेट करता है, वीडियो भी जनरेट करता है, डिसीजन सपोर्ट भी करता है। तो अगर इंडियन कंपनी का AI प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो कंपनी को ये एसेस करना पड़ेगा कि क्या हमारा AI सिस्टम यूरोपियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के स्कोप में आता है और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो इंडियन कंपनीज़ को एडिशनल कॉस्ट फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, टेस्टिंग हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कंप्लायंस हो गया, एज वेल एज रिस्क असेसमेंट। और इनिशियली ये कॉस्ट बर्डन लग सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकता है। और 5 point, a major opportunity for India could emerge around AI compliance service including documentation, testing, risk assessment and regulatory support for companies seeking access to EU market। अगर यूरोपियन कंपनीज़ और इंडियन कंपनीज़ को AI रेगुलेशन कंप्लाई करने हैं तो उन्हें कंप्लायंस रिलेटेड एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ इंडिया की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। AI कंप्लायंस सर्विस में क्या क्या आ सकता है? डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी को AI सिस्टम के बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। फॉर एग्जांपल AI सिस्टम का पर्पस क्या है, कैसे डेवलप किया गया है, किस टाइप का डेटा यूज़ हुआ है, सिस्टम का रिस्क क्या है, टेस्टिंग कैसे हुई। सेकेंड, टेस्टिंग, AI सिस्टम को टेस्ट करना ज़रूरी हो सकता है। क्वेश्चन जैसे क्या AI एक्यूरेट है, AI कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, क्या सिस्टम बायस सिस्टम दे रहा है। एग्जाम्पल लाइक रिक्रूटमेंट AI सिस्टमेटिकली वन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लोअर स्कोर दे रहा है। टेस्टिंग से ऐसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। थर्ड, रिस्क असेसमेंट, कंपनी को असेस करना होगा इस AI सिस्टम से क्या रिस्क क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल AI एंटरटेनमेंट
रिलेटिवली लो कंसर्न है, वर्सेस एआई इन एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, क्रिटिकल सर्विस ये पोटेंशियली मच हायर कंसर्न है। तो देयरफॉर रिस्क असेसमेंट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस सर्विस। फोर्थ, कंपनीज़ को एक्सपोर्ट्स की नीड हो सकती है जो एक्सप्लेन करे कि आपका एआई प्रोडक्ट एप्लीकेबल यूरोपियन रूल्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं। और इंडियन आईटी कंपनीज़, लीगल टेक फर्म्स हो गई, कंसल्टिंग फर्म्स और स्पेशलाइज्ड कंप्लायंस कंपनीज़ इस स्पेस में सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, high risk AI system, particularly those involved in sensitive areas such as recruitment and education, have to demonstrate compliance through the required assessment and documentation process. सबसे पहले हम हाई रिस्क एआई समझेंगे। तो एआई के सारे एप्लीकेशंस इक्वली डेंजरस नहीं होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम समझें तो नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन एआई आपको मूवी सजेस्ट करता है, अगर रिकमेंडेशन गलत हुई मैक्सिमम क्या होगा, आप वही मूवी देख लोगे, राइट। तो लेकिन एआई रिक्रूटमेंट सिस्टम डिसाइड कर रहा है कि किस कैंडिडेट को जॉब इंटरव्यू मिलेगा। अगर एआई बायस्ड हुआ तो किसी क्वालिफाइड पर्सन को अनफेयरली रिजेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह एजुकेशन में एआई अगर स्टूडेंट्स के असेसमेंट, एडमिशन जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। और इसलिए सेंसिटिव हाई रिस्क एप्लीकेशंस के लिए कंपनी को सिर्फ ये क्लेम नहीं करना है कि आर एआई इज सेफ, उसको असेसमेंट प्लस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कॉम्प्लायंस डिमॉन्स्ट्रेट करनी होती है। कॉम्प्लायंस डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब कंपनी के पास एविडेंस होना चाहिए कि सिस्टम एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है या नहीं। सेकेंड पॉइंट, कंप्लायंस इन्वॉल्व्स areas such as testing, technical documentation, human oversights and conformity assessment. टेस्टिंग क्या होती है, एआई को टेस्ट किया जाएगा, चेक किया जा सकता है एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, बायस, एरर्स। एग्जाम्पल, रिक्रूटमेंट एआई 1000 कैंडिडेट्स का सीवी एनालाइज करता है। टेस्टिंग में पता चलता है कि सिमिलर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है तो कंपनी को इशू इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सेकंड, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, एआई सिस्टम को प्रॉपर टेक्निकल रिकॉर्ड मेंटेन करना, मतलब उसका पर्पस के लिए एआई किस पर्पस के लिए बना है, कैसे ऑपरेट करता है, किस टाइप का डेटा यूज़ हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया था। थर्ड, ह्यूमन ओवरसाइट, एआई को कम्प्लीटली अनकंट्रोल्ड नहीं छोड़ना। बट एग्जाम्पल, एआई बोलता है मतलब कैंडिडेट रिजेक्ट। ह्यूमन डिसीजन मेकर के पास सिचुएशन को रिव्यू इंटरवेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ ज़रूरत है। यानी एआई रिकमेंडेशन या डिसीजन सपोर्ट जो है वो ह्यूमन ओवरसाइट, इसका मेन पर्पस है अकाउंटेबिलिटी और सेफ्टी इम्प्रूव करना। फोर्थ, कन्फर्मिटी असेसमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म भी है। कन्फर्मिटी मतलब एप्लीकेबल रूल्स या रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करना। सो कन्फर्मिटी असेसमेंट मतलब चेक करना कि एआई सिस्टम रिक्वायर्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है या नहीं। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस को फॉर्मल चेक। Next point, in many cases companies can carry out the required assessment themselves while certain category of AI system require independent third party assessment. अब मान लो कि कंपनी को कन्फर्मिटी असेसमेंट करनी है तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या कंपनी खुद चेक करेगी। आंसर इसका क्या है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो कुछ केसेस में सेल्फ असेसमेंट यानी कंपनी अपनी एआई सिस्टम का असेसमेंट खुद कर सकती है। मतलब कंपनी इज इक्वल्स टू असेसमेंट देन डॉक्यूमेंटेशन देन कंप्लायंस। लेकिन सर्टेन कैटेगरी ऑफ एआई के लिए इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट मतलब एक्सटर्नल या इंडिपेंडेंट बॉडी असेसमेंट कर सकती है। वाई, इसका क्योंकि बिकॉज कंपनी अगर खुद ही अपने प्रोडक्ट को असेस करे मेरे एआई परफेक्ट है तो इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन आ सकता है ना। थर्ड पार्टी असेसमेंट का पर्पस होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रोवाइड करना। सिंपल डिफरेंस समझेंगे तो सिंपल असेसमेंट मतलब कंपनी अपने सिस्टम को इवेलुएट करती है और थर्ड पार्टी असेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल बॉडी इवेलुएट करती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हर हाई रिस्क एआई के लिए ऑटोमेटिक थर्ड पार्टी असेसमेंट रिक्वायर्ड है और ऐसा जर्नलाइज नहीं करना चाहिए कि रिक्वायरमेंट सिस्टम या कैटेगरी और एप्लीकेबल कन्फर्मिटी असेसमेंट रूट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ एन एआई सिस्टम अंडरगोज अ substantial modification that changes its compliance status or intended purpose, the assessment process may need to be undertaken again.
ये पॉइंट एआई की डायनेमिक नेचर को समझाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइक सपोज कंपनी ने एआई सिस्टम बनाया वर्जन 1, जिसमें एआई सिर्फ कैंडिडेट्स के सीवी को ऑर्गेनाइज करता था, रिस्क रिलेटिवली लिमिटेड। बाद में कंपनी ने मेजर मॉडिफिकेशन किया वर्जन 2 कि अब एआई ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि इंटरव्यू के लिए कौन शॉर्ट लिस्ट होगा। अब एआई का पर्पस चेंज हुआ है ना, फंक्शनली चेंज हुई, पोटेंशियल रिस्क चेंज हुआ, तो पुराना कंप्लायंस असेसमेंट ऑटोमेटिकली सफिशिएंट नहीं माना जा सकता। इसीलिए सबसे पहले सस्टेनेबल मॉडिफिकेशन, देन सिस्टम का इंटेंट पर्पस यानी रिस्क चेंज, देन कंप्लायंस स्टेटस में चेंज, देन फ्रेश असेसमेंट में बी रिक्वायर्ड। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि एआई एक स्टैटिक प्रोडक्ट नहीं है। मॉडल्स को अपडेट किया जा सकता है, रिट्रेन किया जा सकता है, न्यू फीचर्स दिए जा सकते हैं, न्यू पर्पस के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है, और इसीलिए रेगुलेशन में लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। Next point, therefore India could develop a specialized AI compliance and regulatory service ecosystem, turning Europe's stricter AI rules into a potential opportunity for Indian technology and professional service firm. ये एक तरीके पूरा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंगल है। नॉर्मली हम सोचेंगे कि ईयू के स्ट्रिक्ट एआई रूल से इंडिया कंपनीज़ का कॉस्ट बढ़ेगा। येस, द आंसर इज़ येस, कंप्लायंस कॉस्ट आ सकता है, बट जब कंप्लायंस की डिमांड बढ़ेगी तो कंप्लायंस सर्विस की भी डिमांड बढ़ेगी, है ना। एग्जाम्पल समझेंगे तो 100 इंडियन या यूरोपियन टेक्नोलॉजी कंपनीज ईयू मार्केट में एआई प्रोडक्ट सेल करना चाहती हैं। अब उनको नीड हो सकती है एक टेस्टिंग, देन डॉक्यूमेंटेशन, देन रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस, कंसल्टिंग, रेगुलेटरी सपोर्ट। तो यहाँ इंडियन कंपनीज स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। अब इंडिया क्या डेवलप कर सकता है, तो एक कंप्लीट एआई कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी सर्विस इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में हो सकते हैं एआई टेस्टिंग फर्म्स, कंसल्टिंग फर्म्स, लीगल या रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, असिस्टेंट सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। वाई इंडिया, तो इंडिया के पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बेस है, आईटी सर्विस प्लस सॉफ्टवेयर टैलेंट प्लस कंसल्टिंग प्लस प्रोफेशनल सर्विसेज। तो देयरफॉर इंडिया यूरोप के स्ट्रिक्ट एआई रूल्स को सिर्फ चैलेंज के बेसिस पे नहीं, बल्कि न्यू सर्विस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के बेसिस में भी देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूपीएससी रिलेवेंस, ईयू एआई एक्ट, एआई गवर्नेंस, रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, conformity assessment, AI ethics, India's emerging AI regulation and India EU technology cooperation. फर्स्ट EU AI एक्ट, ये यूरोप का मेजर AI रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। यूपीएससी पूछ सकता है कि EU AI रेगुलेशन का मेजर अप्रोच क्या है, तो ये रिस्क बेस्ड अप्रोच है। सेकेंड, AI गवर्नेंस, इसका मतलब है कि AI को डेवलप और डिप्लॉय करते वक्त सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और ह्यूमन ओवरसाइट को इंश्योर करना। थर्ड, रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब सेम रूल्स फॉर एवरीवन, रिस्क बेस्ड अप्रोच मतलब रिस्क के अकॉर्डिंग रूल्स, सो लोअर रिस्क, हाई रिस्क, सर्टेन अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस प्रोहिबिटेड, ये मैंने बताया था ऊपर। फोर्थ, conformity assessment, remember does this AI system comply with applicable regulatory requirements। इस क्वेश्चन का फॉर्मल इवैल्यूएशन क्या है, conformity assessment। then last, AI ethics, AI के ethical questions like bias, discrimination, ऊपर जो हमने डिस्कस करा था एग्जाम्पल, अगर AI ने रॉन्ग डिसीजन लिया तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, AI या डेवलपर या कंपनी या ह्यूमन सुपरवाइज़र। तो ये AI एथिक्स प्लस अकाउंटेबिलिटी का दोनों का इशू है एज वेल। और इंडियाज़ AI रेगुलेशन मतलब इंडिया के सामने मेजर पॉलिसी चैलेंजेस, इनोवेशन वर्सेस रेगुलेशन, मतलब अगर रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है तो इनोवेशन स्लो हो सकती है, अगर रेगुलेशन बहुत वीक है तो AI रिलेटेड रिस्क बढ़ सकते हैं। देयरफॉर तो इंडिया को बैलेंस करना है इनोवेशन, देन सेफ्टी एज वेल एज राइट्स। और इंडिया EU टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन मतलब लास्ट में इंटरनेशनल रिलेशंस एंगल भी इम्पॉर्टेंट है। EU और इंडिया के बीच AI कोऑपरेशन का रेलेवेंस हो सकता है इन एरियाज़ में सच एज AI गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल AI, टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स, डिजिटल इकोनॉमी, रिसर्च, AI सिस्टम, क्रॉस बॉर्डर टेक्नोलॉजी। इसीलिए टॉपिक सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नहीं है, इट कनेक्ट्स GS2 3rd and 4th